आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आज से 100 साल बाद जब कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट या हिस्ट्री का प्रोफेसर या कोई हिस्टोरियन आज के टाइम को डॉक्यूमेंट करेगा तो उसके बारे में क्या डॉक्यूमेंट करेगा और उसकी क्या फाइंडिंग्स होगी? बहुत ही सही सवाल है, इंट्रिगिंग सवाल है। सवाल क्या इतिहासकार केवल पास्ट के बारे में जानते हैं? इतिहास जो है केवल हिस्ट्री इज अबाउट पास्ट? क्योंकि एक अजीब चीज़ है, पास्ट का भी अपना हिस्ट्री है, पास्ट का अपना हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री केवल पास्ट के बारे में है या हिस्ट्री का कोई रिलेशन फ्यूचर के साथ है? तो आज जो काम कर रहा है वो केवल पास्ट को देख के काम कर रहा है या तो वो फ्यूचर को भी देख रहा है? तो हम सोचते हैं कि इतिहासकार को फ्यूचर भी एक पर्सपेक्टिव है। फ्यूचर के बारे में पर्सपेक्टिव, अपने प्रेजेंट के बारे में तो पर्सपेक्टिव है ही है, बट फ्यूचर के बारे में भी एक पर्सपेक्टिव है और उसके दोनों को मिला के वो पास्ट को देखता है। तो अगर वैसा है तो हम क्या करेंगे? अभी सोचेंगे कि अगर 100 साल बाद क्या हुआ था, वो एक चीज़ है। 100 साल बाद हम कैसे देखेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने सोचने के लिए। मगर उसको समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि आज से 100 साल बाद पहले जो चीज़ हुआ था हम उसको कैसे देख रहे हैं, हम उसको कैसे देख रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं उसको समझने के लिए। वो एग्जाम्पल है कि 1918, मैं 1918 की बात कर रहा हूँ। गांधी जी आए थे इंडिया में और गांधी जी ने तब 15 को आ गए थे, बट उनका शुरू हुआ है पहला मूवमेंट अहमदाबाद में, वर्कर्स मूवमेंट है, और वहाँ हो रहा है। और 1919 का आप समझिए हो गया आपका जालियांवाला बाग, अप्रैल 13, 1919। तो हम जो पूरा पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं और सब कोई हिस्ट्री जो भी पढ़े है वो हिस्ट्री जानता है 1918 गांधी जी, 1919 और नेशनल मूवमेंट जो हमारा जो स्वाधीनता संग्राम हुआ उसका कैसे, उसके बाद कैसे बढ़ा, कैसे डेवलप किया। बहुत ही गांधी का, उसको कहते हैं हम गांधी का आने के बाद मास मूवमेंट में परिवर्तित हुआ। ये सब हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जानते हैं, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और दुनिया में पहले बार सारे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। इंडिया से बहुत सारे सोल्जर गए थे बाहर काम करने, वो भी हम थोड़ा याद करते हैं। इंडिया गेट में अभी भी आप देखेंगे, दिल्ली के इंडिया गेट में लिखा हुआ है कितना सोल्जर्स जो मरे। वो मरे हैं ब्रिटिश एम्पायर के लिए, बट अब हम उसको कह रहे हैं ये हमारे शहीद हैं ये लोग। कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब जानते हैं। मगर एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ था जिसको हम कम्प्लीटली भूल गए हैं। वो है 1918 और 19 के बीच, उसी 1918 के जो कोल्ड वेदर था, दिसंबर अक्टूबर से लेकर 1919 के शुरुआत तक, इंडिया का एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिज़ास्टर हुआ था। डेमोग्राफिक मतलब इससे पहले ऐसे कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद अभी तक भी इस तरह का डेमोग्राफिक डिज़ास्टर नहीं हुआ। क्या हुआ था? एक बड़ा फ्लू का, जो हम आज जो जिसको जानते हैं कोविड, उसका एक रूपांतर हुआ था एक पैंडेमिक की तरह। पहला पैंडेमिक बड़े पैमाने में, मॉडर्न एज का पहला बड़ा पैंडेमिक हुआ था। उससे पहले ऑफ कोर्स कॉलेरा हुआ है, प्लेग भी आया है, मगर ये फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा का जो पैंडेमिक है उसमें समझिए अभी जो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 2 करोड़ लोग मारे गए थे। 2 करोड़ 2 करोड़ इन ए पॉपुलेशन ऑफ 30 करोड़ इज क्वाइट अ लॉट। मतलब समझिए कि 7 to 8%, 7% पॉपुलेशन एक ही झटके में मर गया। मगर ये बात है कि इसके बारे में कुछ भी हम पढ़ते नहीं है, एक्सेप्टिंग जो डेमोग्राफिक हिस्टोरियन है, जो पॉपुलेशन हिस्ट्री लिखते हैं, उनके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बट कोई भी, जब तक ये कोविड-19 नहीं आया तब तक
कोई उसका प्रभाव या कोई उसके बारे में सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, कोई किताबें नहीं लिखी गई थी, कोई रिसर्च पेपर नहीं हुआ था। 2018 का जस्ट शुरुआत में रणबीर गुलेरिया और एक हेल्थ हिस्टोरियन है, उन्होंने कुछ लिखा था। मैं समझे कि 2 करोड़ एक साथ मर गए और वहाँ अंग्रेज सरकार था। मुझे सबसे बड़ा लगा कि ऐसे भी कहा जाता है कि गांधी जी को भी हुआ था, बट इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल थिंग। गांधी जी को भी काफ़ी लंबे समय तक बीमार हुआ था। गांधी जी के बेटे की उनका पोता वो भी मारा गया इसमें। हाँ, वो मारा गया था, छोटा बच्चा था, वो मारा गया था, और एक उनका कोई रिलेटिव वो भी मारा गया था। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये 2 करोड़ लोग मरे, मगर उसका ना हमारे देश में, इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा, कौन लोग मरे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत फेमस हिंदी के पोएट हैं, उनका पूरा फैमिली, उसके वाइफ से लेकर सारे खत्म हो गए। वही अकेला जो हिंदी जगत में अपने मेमोयर में लिखे हैं कि मैं देखा एक पलक में मेरा पूरा फैमिली बह गया। वही जो बह गया मतलब वो पानी में भी उसी तरह का जैसे हम देखे थे, लाखों के संख्या में, जैसे गुजरात आपके बनारस में या यूपी में गंगा में बहा वैसे ही हुआ था। बट हाउ डिड वी फॉरगेट इट? कैसे भूल गए उसको? क्यों उसका प्रभाव नहीं पड़ा? क्यों इतिहासकार ने लिखा नहीं उसके बारे में? ये एक चीज़ सोचने की। तो एक चीज़ है हम कैसे समझते हैं या कैसे याद करते हैं। हम किसको याद करते हैं? जलियांवाला बाग को बहुत याद करते हैं, गांधी के आने को बहुत याद करते हैं, मगर 2 करोड़ लोग और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी याद करते हैं। बट ये क्या था कि हम इसको पूरा भूल गए? तो मैं इसको अगर समझने की कोशिश करूँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिक्स है। याद करना भी एक तरह का पॉलिटिक्स है और भूल जाना भी एक पॉलिटिक्स है। और इतिहासकार ये दोनों चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि हम क्यों भूल गए, क्यों ये छुप गया। हम समझते किसी ने दबा दिया, क्या किया पॉलिटिक्स में। उसको अभी जस्ट इसी को आगे लेके कहते हैं 2019, 20 और 21 में हमारे देश में कितने लोग मारे गए हम जानते हैं। अभी भी पता नहीं एग्जैक्टली कितना लोग मारे गए। एक तरह का भूलने का एक तरीका होता है, जब जो सत्ता है अरे वो कैसे उसको भुलाते हैं, वो किस तरह से पॉलिटिक्स से भुलाते हैं। जैसे कितने लोग मारे गए 1918 में, अंग्रेज उसको दिखाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 6 मिलियन 60 लाख लोग मरे हैं। एक ही रिपोर्ट था जिसमें लिखा कि 60 लाख मरे हैं। हमारे देश में अभी भी पता नहीं कितना एग्जैक्टली मरे हैं। अभी हमारे स्वतंत्र देश में इस सरकार के अधीन में उन्होंने बोला 5 लाख लोग मरे हैं, बट एटलीस्ट अभी जो पता है नथिंग लेस देन 30 लाख मिनिमम है, उससे 30 से लेके 50 लाख तक हो सकता है। तो ये 5 लाख और 50 लाख का ये संबंध नहीं है। वो सारी चीज़ें लोग भूल गए या भुलाया गया है कि कितने सारे लोगों को क्या दिक्कतें हुई, कैसे लोग मारे गए, क्या हालत थी हमारी हॉस्पिटल की, गरीब लोग कैसे, गरीब और धनी जो भी है सबको कितना दिक्कत हुआ था, किस तरह के प्रोसेस से हम ये भूल गए। हम उसको और एक बार देखना चाहते हैं कि 100 साल बाद हम क्या इसको भूल जाएंगे। हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, हम धीरे धीरे भूल भी गए हैं। अभी भी ऑलरेडी हम भूल गए, इमीडिएटली भी भूल गए थे। जब इलेक्शन हुआ कोई भी सरकार के साथ उसका लगा नहीं कि सरकार को कोई अकाउंटेबिलिटी देना पड़ा या हार गए कहीं कि हमने अच्छा से काम नहीं किया। कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं ये हुआ कि पूरा इतना सारा हमारे पास वैक्सीन था, मगर हमने देश में वैक्सीन नहीं चलाया, देश में बाद में वैक्सीन दिया, पहले हमने बाहर दिया। ये या क्या गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या गलतियां थी उसको सोचने के लिए हमें भुला दिया गया। 2019 का इलेक्शन हो गया था, फिर 2024 का इलेक्शन हुआ, उसके बीच में कितने देश का, बट वो सत्ता के साथ जो संबंध है वो पॉलिटिक्स भूल गया। इसलिए एक और चीज़ समझाना चाहते हैं, जैसे उस वक्त का क्या पॉलिटिक्स था, नेशनल मूवमेंट जो वो चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटेन का जो
पूरा सार्वभौमित्व था या जो कहते हैं आपका जो हेजिमोनी था वो ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। वो आए, अमेरिकन्स आए, तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट था। इस ट्रांजिशन पॉइंट में केवल नेशनल मूवमेंट और ये इसके बारे में हम लोग समझते हैं, बट इसके बीच में जो 2 करोड़ लोग हम भूल गए। तो हम सब मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि एक इवेंट या एक चीज़ उसके चारों तरफ जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो उसको शेप करता है, उसको हम कैसे देखेंगे उसको शेप करता है। तो उस देखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पर उस देखने के तरीके जो भी हो उसमें से ये 2 करोड़ लोग ब्लैक होल में घुस गए, उनके बारे में हम याद देखें। अगर ऐसे ही हम अभी का देखें 2019, 20, 21 ये 3 साल जिसमें हमारा कोविड हुआ था वो ये हुआ था, इसमें अगर हम कह रहे 50 लाख के करीब लोग मरे हैं, अभी भी उसका पक्का नहीं आ रहा है। ये भी आया लेटेस्ट जो आया है, जो लोग काम कर रहे थे तब उन्होंने बोला कि मिनिमम 3 मिलियन एंड अप टू 6 बिलियन लोग इंडिया में मारे होंगे, ऐसे हो सकता था। मगर अभी सरकार का जो सेंसस तो हुआ ही नहीं, सेंसस नहीं हुआ। सेंसस में अभी जो रजिस्ट्रेशन डेटा है उसमें लगा रहा है कि 20 लाख एक्स्ट्रा डेथ हुए हैं, जबकि इसी सालों में रजिस्ट्रेशन ओनली 70% रजिस्ट्रेशन हुआ है। दैट मीन एक्चुअल बर्थ डेथ का 70% रजिस्टर हुआ, उसमें लग रहा है कि 20 लाख लोग मरे हैं। मुझे लग रहा है अगर उसको 100% कर दें तो अबाउट 40-50 लाख तो है, बट इट डजंट मैटर। ये नहीं है। क्या 3 चीज़ हुए जिसके बीच में ये हुआ? मैं 3 चीज़ें जानना चाहता हूँ। जब 100 साल के बाद हम इसी समय को देखेंगे, हम 3 चीज़ देखेंगे। 2019 का इलेक्शन हो गया, इमीडिएटली पहला चीज़ उन्होंने आर्टिकल 370, फिर उसने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया। इमीडिएटली उसके लिए प्रतिरोध हुआ और सबसे जो एंटी CAA मूवमेंट हुआ, एक बड़ा मूवमेंट हुआ, है ना। उस मूवमेंट को दबाने के लिए ये जो है कोविड को पॉलिटिकली यूज़ किया गया ताकि कोविड के नाम पे तुम उस मूवमेंट को दबा सको। तब भी नहीं हुआ। उसको करने के लिए दिल्ली में जो सेंटर था, दिल्ली में रायट्स कराए गए। 3 चीज़ें हुई, एक CAA मूवमेंट हुआ, एक बार ये हुआ आपका, तभी चल रहा है कोविड हुआ, और उसके साथ रायट्स भी हुए। सो ये जो कोविड में डेथ हुआ उसके साथ साथ और एक चीज़ हुआ जो कि अगेन एक चीज़ हमें भूल गए, जिसमें कि ऑलमोस्ट 30 लाख या उससे भी 3 करोड़ मिनिमम लोग लॉकडाउन के दौरान अपने गांव वापस गए। जो आपको सबको याद है, मैं भी सोच रहा हूँ आप सबको याद है, 100 साल के बाद याद रहेगा क्या, या 5 साल के बाद याद रहेगा क्या? 2018 में ऐसे नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था, इमेजेस इतना नहीं थे, तो हमें याद नहीं क्या है लोगों में। मैं खुद पढ़ा हूँ, माइग्रेशन के बारे में करता था उस वक्त का, तो मुझे पता है ट्राइबल एरिया से काफ़ी माइग्रेशन हुआ। वो माइग्रेशन हुआ मगर उसको बस वही रिकॉर्ड है। हमें ये पता नहीं कि ये जो अजीब सा 3 करोड़ लोग, ये ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया वॉक बैक होम, चले गए, वापस घर चले गए, और अभी तक सारा वापस नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आया है वापस। अभी तक उनमें से इतने लोग रह गए हैं कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर का जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, फर्स्ट टाइम इन 40 इयर्स प्रोपोर्शन बढ़ गया है, क्योंकि हम जानते हैं एग्रीकल्चर में घट रहा है, लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं या शहर में जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन 40 इयर्स से उल्टा हो गया। देयर आर मोर पीपल नाउ इन एग्रीकल्चर देन एनी अदर इंडस्ट्री सेक्टर में। ये रिवर्सल जस्ट इट्स अ वेरी वेरी मेजर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और इसके बहुत सारे चीज़ उसमें है। सरकार
कैसे लिया गया कि ये 3 करोड़ लोग क्यों चले गए? मतलब देखिए, भूलने का पॉलिटिक्स जो है वो भी एक इस तरह से सिस्टमैटिक भूलने का पॉलिटिक्स होता है, जो कि बाद में इतिहासकार को भी देखना पड़ता है उस पॉलिटिक्स में। क्यों नहीं उन लोगों का, 3 करोड़ लोगों का क्या उसका उनका रिकॉर्ड कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो आई थिंक हर्षमंदर का ही केस था, उन्होंने केस किया कि ये बताइए इनके लिए क्या कर रहे हैं, कितने लोग हैं? सरकार को पता ही नहीं कितने लोग थे। बोले हमें पता नहीं है। कितने लोग माइग्रेंट वर्कर हैं जो आके सरकार के पास कोई डेटा नहीं कि बोले कि हमारे पास तो डेटा नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई है नहीं, कोई नहीं है। सरकार के जो, अगर सरकार के डेटा में आप नहीं है तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए ना उनको खाने के लिए कुछ सोचा गया, उनको रहने के लिए कुछ सोचा गया। ये 3 करोड़ लोग वापस गए, किस हालत में गए अभी भी हमारे दिमाग में वो इमेजेस हैं। मुझे लगता है मैं भी कुछ दिन में भूल जाऊंगा, जबकि मैं इतिहासकार हूँ। बहुत लोग ऑलरेडी भूल गए हैं। एक लड़की अपने बाप को साइकिल में लेके आया, वो अब मर भी गया बाद में। अकेला साइकिल लेके उसको लड़की ने 1200 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर चला। कितने औरतें, कितनी कहानियाँ हैं, कितने लोग मारे गए ट्रेन में। हाँ, ये सब कहानियाँ, इमेजेस क्या रहेंगे? क्या हमें याद रहेगा, या इस पॉलिटिक्स, भुलाने की पॉलिटिक्स में ये भी खो जाएंगे, चले जाएंगे? तो 100 साल के बाद हम अगर इसको देखेंगे, मुझे लग रहा है ये एग्जाम्पल दे के मैं दिखाना चाहता था कि ये क्या हमारी, क्या हम जो भुलाने की जो प्रक्रिया है, जो कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को भुलाने, या पॉलिटिक्स जो है भूलने का पॉलिटिक्स है, जैसे याद करने का पॉलिटिक्स है वैसे भूलने का पॉलिटिक्स है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या हम इतिहासकार उस पर निकल पाएंगे कि नहीं? ये मेरा क्या कहते हैं, एक पर्सपेक्टिव है ये देखने के लिए कि क्या हो सकता है पॉलिटिक्स में 100 साल के बाद। तो ये मैं पहले बोला, हिस्टोरियंस 100 साल के बाद वही रिकॉर्ड्स, वही इमेजेस, उसी को ही टटोलते रहेंगे। क्या उनको याद रहेगा? कहते हैं माओ सेतुंग ने बोला था, ये शायद और कोई बोला है बट ये माओ सेतुंग के नाम पे जाता है। माओ सेतुंग ने कहा था, उनको पूछा गया कि भाई साहब आप बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? तो उन्होंने बोला अभी तो हम सोच रहे हैं इसके बाद, क्योंकि 150 साल हो गया मगर अभी भी पूरा उसका क्या इम्पैक्ट है हम देखते हैं, सोच रहे हैं। तो एक तरफ है कि भूल जाते हैं, और एक तरफ है उसकी जो लंबी उम्र होती है एक इवेंट का, वो भूलने 100 साल के बाद नहीं, 200-300 साल के बाद भी वो वापस आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये 3 जो स्लोगन थे, उसका तो इमीडिएटली तो उसका वो हो गया कि उन्होंने नेपोलियन पैदा कर दिया, मतलब डेमोक्रेसी की जगह एक एम्परर पैदा कर दिया। बट वही एम्परर ने डेमोक्रेसी को यूरोप के चारों तरफ ले गया। तो एक बड़ा अजीब सा हिस्ट्री है। मगर उसका इम्पैक्ट, रशियन रेवोल्यूशन 100 साल के बाद, उसके बाद अनदर 100 साल, अभी भी हम इंडिया में हो या चाइना में हो या कहीं भी हो, हम अभी भी सोच रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। अभी भी हिस्टोरियंस उसका पूरा इम्पैक्ट को टटोल नहीं पा रहे। सो ये 2 कॉन्ट्रडिक्टरी मूवमेंट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ हम भूल जाते हैं और भूलने का एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि इसकी लंबी प्रक्रिया होगी। तो हम ये बताना चाहते थे कि ये जो अभी का जो लास्ट 15-20 साल, 2008 के बाद, हम कहते हैं जस्ट फॉर आर 2008, जब बहुत बड़ा वर्ल्ड कैपिटलिस्ट क्राइसिस के बाद एक लंबी समय जो हम देख रहे हैं, बहुत विकट परिस्थिति हो रहा है चारों तरफ। उस परिस्थिति में क्या 100 साल के बाद क्या होगा? और जो हम देख रहे हैं ये 15 साल, लास्ट 15 साल, वो है क्या एक वो पुराना रेजीम या पुराना एक जो ये था, उसकी लास्ट गैस्प है, जैसे भी मरने का आखिरी ये है, या एक कोई भयंकर विकट
कोई नया एक मॉन्स्टर आ रहा है। हाँ। तो ये हमें अभी हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हम उसी के अंदर हैं, मगर हमें पता है कि जो पुराना था वो खत्म हो गया है, मगर क्या निकलेगा इससे अभी तो पता नहीं। लग रहा है कि और ही खराब होने जा रहा है। 100 साल के बाद हम लोगों को लोग पूछेंगे, हम जैसे हम लोग कंटेम्प्रेरी है, हिस्टोरियन पूछेंगे भाई तुम लोगों को पता नहीं दिखा नहीं, ये नहीं दिखा तुम्हें, ये नहीं दिखा कि ये देखो यहाँ और लोगों के पास काम नहीं होगा, अब रोबो काम करने। ये हम सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, या तुम सोच रहे थे रोबो आ जाएगा, मगर देखो वहाँ से या तो नया तरीका का स्लेवरी आ गया, नया तरीका का दास्ता आ गया। सो हम लोग उस समय के बीच में हैं जब हम ना जान पा रहे हैं क्या हो रहा, हम खाली देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हम पुराने ज़माने से लेके उसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि ये ऐसे होगा, बट एक इतिहासकार ये भी जानता है कि जो पास्ट में हुआ वो कभी एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा, और आप उसको ट्रेंड लगा के आगे कर दें वो एक सबसे बड़ा गलती होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। 1940 में 1900 लॉर्ड केन्स ने बताया, केन्स बोले थे क्या होगा, वो अपने एक बढ़िया ऐसे लिखे थे, उसका नाम है इकोनॉमिक्स फॉर माय ग्रैंड चिल्ड्रन। हमारी मेरे मतलब पोते का जनरेशन में इकोनॉमिक्स क्या होगा, क्या हो उसके बारे में। और उसमें उन्होंने लिखा देखो ऐसे होगा कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब विद इन 30-40 ईयर्स ऐसे घट रहा है मैकेनाइजेशन के कारण काम करने, अब मे बी हफ्ते में 10-12 घंटा काम करना पड़ेगा बस। केन्स के जैसा इतना पर्स्पिकेशियस आदमी था, वो कह रहा कि अब देखो वो घट के 10-12 घंटे का काम करना पड़ेगा। बच्चों को लोगों के पास अपार टाइम होगा कि अपना क्रिएटिव काम करे, ये करे वो करे, मगर उनको 15 घंटे मैक्सिमम 15 घंटे पर वीक काम करना। दिन में 2 घंटा काम करो और आप रह जाओ, मतलब ऑलमोस्ट यूटोपियन बोले। बट इट इज़ वो तो अभी दिख रहा होगा हमें। केन्स हम क्या देख रहे हैं अब, एक तो 8 घंटे वाला जो जमाना था वो घट के 12 घंटा हो गया मिनिमम, अब लोग 12 घंटा कर रहे हैं। एक जूलियट शॉर करके हमारी एक इकोनॉमिस्ट है अमेरिका के, उनका कहना है कि एक्चुअली अमेरिकन्स आर वर्किंग मोर देन व्हाट दे वर वर्किंग इन 1970s 60s। उनका काम करने का टाइम बढ़ गया है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें एवरेज वर्क टाइम हैज़ इंक्रीज्ड, मैकेनाइजेशन बढ़ा है, ऑटोमेशन बढ़ गया है, रोबोज आ गए हैं, मगर आदमी का काम करने का टाइम घटा नहीं है, एवरेज टाइम नहीं घटा है, बढ़ गया है। इस तरह का अगर ऐसे होगा तो वी कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट कि देखो भाई आ रहा है, अब एआई आ गया, एआई हो गया तो लोग क्या करेंगे, वो सब कुछ नॉवेल भी एआई लिखेगा, सब कुछ कर देगा, बट वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली विल हैपन। क्योंकि क्या होगा वो एक मुझे लग रहा है कि हम जिसको हम बहुत पहले उदारवादी कहते थे, वो रेजीम था न्यू लिबरल, वो ख़त्म हो चुका है, और जो नया है वो नहीं आया है। अब उसमें इसके अंदर संघर्ष चल रहा है जिसका हम कुछ देख रहे हैं। वो जब तक रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसकी कौन सा ट्रेंड जाएगा 100 साल पहले बता नहीं सकते हम मैं कह रहा हूँ एज ए हिस्टोरियन, अब ये भी नहीं कह सकता हूँ देखो तुमने देखा नहीं, मगर ये तो पूरा क्लियर था कि ये इस तरफ जाएगा। पर जैसे आपने 100 साल आप जब पीछे ले गए तो आपने 3-4 चीज़ों के बारे में बात की कि जलियांवाला बाग हो गया, या महात्मा गांधी ने जैसे मूवमेंट को मास में ले आए, वो एक जो इग्नोर किया हमने कन्वीनियंटली, एक फ्लू जहाँ 2 करोड़ लोग मरे। तो अब हम 100 साल आगे जाएंगे तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, चलो उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा बुरा तो टाइम ही बताएगा, पर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि एक हिस्टोरियन बोलेगा नहीं दिस इस पे ये हिस्ट्री में इंक्लूडेड होना चाहिए, ये समझना चाहिए, या ये रखने वाली बात है? मेरे हिसाब से हिस्टोरियंस वो देखेंगे कि अभी भी हमारी जो भाषा है वो हम पुरानी जो टाइम है उसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अभी भी हम न्यू लिबरलिज्म के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, या उसकी जो आंसर है या उसकी जो काट है उसको भी उसी के भाषा में देख रहे हैं कि मगर मुझे लग रहा है कि कुछ नया चीज़ तो ज़रूर होगा,
कुछ नया चीज़ जो मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा अभी, हिस्टोरियंस विल सी दैट। एक दो चीज़ तो मुझे बहुत ही स्ट्रेट लग रहा है जो कि 1918 में नहीं लग रहा होगा, 100 साल पहले, और हमने सोचा भी नहीं था, वो है क्लाइमेट चेंज। ये तो ज़रूर एक बहुत ही ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट कर रहा है। और ये पॉलिटिकल जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, वो उसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रक्रिया है, उसके सामने ये बहुत ही छोटा चीज़ है। ट्रंप का आना या मोदी का आना, ये बहुत ही छोटा चीज़ है, जो कि एपोकल चेंज जो हो रहा है वो एक तरह से हो रहा है। दूसरा चेंज जो एकदम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है वो है डेमोग्राफिक चेंज। पहले लगता था कि गरीब, जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तब जाके आपके पॉपुलेशन घटेगा, ये सही जगह है, इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। बट अब हम देख रहे हैं कि इवन गरीब देशों में भी डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है। मतलब अब ज़्यादा लोग बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं, और डेथ रेट तो घट रहा है, और ज़्यादा लोग बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं। उसके कारण हमारा व्हाट वी सेइंग विल सी ए मोर रैपिड डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन दैन हैज़ बिन प्रेडिक्टेड। और ये हर जगह होगा, अफ्रीका से लेकर चाइना, इंडिया, हर जगह होगा। चाइना में तो हो ही रहा है, चाइना में तो हो गया है। इंडिया में आधा से ज़्यादा जगह में अभी हम, जैसे साउथ इंडिया, आप जहाँ रह रहे हो, सॉरी, जहाँ भी रह रहे हो, यहाँ रिप्लेसमेंट रेट जो है उसके नीचे आ गया है। 2.1 होना चाहिए हर आदमी के पास, हर औरत के 2 बच्चे होने से 2.1 बच्चे होंगे तब जाके वो स्टेबल रहेगा पॉपुलेशन, बट उसके नीचे आ गया है, इंडिया का हाफ तक। और वो भी रैपिडली बिहार, यूपी, सब जगह घट रहा है। वो हिंदू, मुसलमान, कोई भी कम्युनिटी, सब में घट रहा है। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का। अभी भी 10 साल पहले ओवर पॉपुलेशन बात कर रहे थे, और सो क्विकली ये चीज़ आ गया है। और बेसिकली इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, देयर विल बी मोर एल्डर पीपल इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली ध्यान रखने के लिए, या विल हैव, वही फिर से होगा कि वो नया तरीका का लोगों का वो केयर इकोनॉमी बढ़ेगा। तो बहुत सारे देश अभी, जिसको हम इमिग्रेशन, अभी देख रहे चारों तरफ इमिग्रेशन का जेनोफोबिया चल रहा है हर जगह। अमेरिका से डिपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जबकि वो एक नेसेसिटी है। अभी ट्रंप ने जो देखा, ट्रंप में इलीगल एलियंस को हटाना, तो सारा इनका एग्रीकल्चर चलेगा नहीं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री चलेगा नहीं विदाउट द माइग्रेंट वर्कर्स। तो उसको बंद करना पड़ा 3 दिन के बाद, जो रेड के बाद बंद करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एक क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन चेंज, ये 2 चेंज है जिसको हम इमीडिएट पॉलिटिक्स के साथ देख रहे हैं। जैसे ये स्ट्रगल चल रहा है, कोई कह रहा है नहीं हमें अभी भी कोल पे रहना चाहिए, वो चल रहा है। बट इतना ये स्ट्रगल जो क्लाइमेट चेंज का है और इसका है पॉपुलेशन चेंज का, ये दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल इवेंट्स पर, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर, या नया रेजिम पर क्या होगा, या कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की जो नया परिभाषा आएगा, या पूंजीवाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है 100 साल में तो जाएगा ही जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा। थर्ड चीज़ जो होगा, थर्ड जो लग रहा है, बट मैं कह रहा हूँ, ये 2 ट्रेंड दिखता है मुझे कि ये ज़रूर उसका इम्पैक्ट होगा, बट व्हाट इम्पैक्ट आई कैन नॉट स्टिल प्रेडिक्ट। What the historians will say, okay, why didn't you see it? This was there. थर्ड इम्पैक्ट जो होगा वो है कि नेशन स्टेट का नया स्वरूप हो जाएगा। हम जो 200 साल से जिस राज्य सत्ता का देख रहे हैं कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नेशंस, दैट हैज ओनली हैपेंड विद इन 200 years. उससे पहले वर्ल्ड वाज नॉट डिवाइडेड इनटू नेशंस. वर्ल्ड हैड एम्पायर्स, वर्ल्ड हैड communities, world had so many different structures, multiple. But now the whole world is divided into states. बने राज्य सत्ता चारों तरफ है। मुझे लग रहा है ये चेंज, ये एक बड़ा चेंज होगा कि अब राज्य सत्ता का वो स्वरूप नहीं रहेगा जो हम जानते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण, जो हम सोच रहे थे पहले ही, ग्लोबलाइजेशन के कारण देश का, लोगों का सत्ता, कंट्री का, नेशन स्टेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो उल्टा हो गया, वो नहीं हुआ ऐसे। नेशन स्टेट और ही स्ट्रांग हो गया। बट हमें लग रहा है ये प्रोसेस है, इसको रोक नहीं सकते। नेशन स्टेट का भी अंत
हो रहा है, जिस तरह का नेशन स्टेट हम देख रहे हैं, वो नया तरीका का फेडरेशन, फेडरेटेड कम्युनिटीज़, बहुत तरीका के नया तरीका का हो सकता है, जिसका हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं, अभी भी देख नहीं, बट ऑलरेडी देयर द एलिमेंट्स आर देयर। द स्ट्रगल फॉर यूरोप की कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब ऑलरेडी आर शोइंग समथिंग, द अर्ज टू गेट आउट ऑफ द नेशन स्टेट। और जो वॉर्स चल रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट को ध्वस्त कर दिया है, जो नेशन स्टेट को बनाया है इम्पीरियलिज्म के टाइम में, इराक, कुवैत, ये कोई देश थोड़ी थे, उनको बनाया गया है। सऊदी अरेबिया, ये कोई देश थोड़ी थे, उनका कोई अपना एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी है, वो तो बनाया गया है 1920s में। तो अब वो उनमें सब जब चेंज हो रहा है, बहुत सारा चेंज हो रहा है। इज़राइल अपने आप में एक बना हुआ एक मनगढ़ंत देश है, उसके अंदर देखिए क्या लड़ाई चल रहा है। एक्सेप्टिंग ईरान विच इज़ अ ओल्ड सिविलाइजेशनल स्टेट, जैसे इंडिया सिविलाइजेशनल ये है, या चाइना सिविलाइजेशनल है, या सेंट्रल एशिया के कुछ एरिया है, बट ये जो सिविलाइजेशनल एंटिटीज़ है और ये जो नए नेशन स्टेट्स है, उनमें बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और ये क्या होगा मैं ठीक से नहीं कह पा रहा हूँ, मगर ये तीसरा ज़रूर होगा। और हमें जब हम 100 साल के बाद देखेंगे ये जो लड़ाई चल रही, या हमारी जो सोच है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, उधर वो राष्ट्र बनाएंगे, इस्लामिक एम्पायर बनेगा, ये सारे विल लुक रिडिकुलस, लुक लाइक हिस्टोरिकली, जैसे कि कोई प्रोसेस कुछ और चल रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो। देश का मतलब, देश का जो कैरेक्टर है वो शिफ्ट कर रहा है, आप उसको पकड़ के रख रहे हो कि 2000 साल पहले का ये ऐसे देश था, हमको ऐसे चाहिए। सो दिस मे बी द थर्ड बिग थिंग विच आई थिंक वुड बी हैपनिंग। फोर्थ इज ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी को मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ, जबकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का जो शिफ्ट हो रहा है, ऑलरेडी हमारे टाइम में सबसे ज़्यादा रैपिडली शिफ्ट हुआ है, और बहुत रैपिडली शिफ्ट हुआ है। हमारे देखते देखते 3 बहुत क्विक चीज़ हमारे बचपन से लेकर, एक तो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, टीवी अपने आप में, इंटरनेट, और इंटरनेट से आप सोशल मीडिया, ये जो एक तरफ शिफ्ट हुआ है, ये टेक्नोलॉजी का शिफ्ट। ऑटोमेशन का नया ये आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बढ़ रहा है, एजेंशियल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस की तरफ, वो एक चौथा एक है। बट मैं उसको फिर भी उसको इतना बड़ा ये नहीं मानता हूँ, कि जबकि मुझे लगता है कि 100 साल के बाद हम लगेगा कि हम थोड़ा हाइप कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं इसको। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कह रहे हैं कि हो रहा है। कोई भी रेवोल्यूशन कभी जब होता है, एक्सेप्टिंग पॉलिटिकल, अपने आप को रेवोल्यूशन नहीं कहता है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, कोई थोड़ी बोल रहा था कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं। जब स्टीम शिप आया था, देख रहे थे ठीक है, नया नया चीज़ हो रहा है, पर कोई अपने आप को रेवोल्यूशन नहीं, उसको बाद में कहा गया। बट ये है कि ये अपने आप को ऑलरेडी रेवोल्यूशन घोषित कर दिए हैं। मुझे इसलिए लगता है थोड़ा हाइप्ड है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो है, ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, वो इनफैक्ट रिग्रेसिव हो जाएगा, ये प्रोग्रेसिव नहीं होकर रिग्रेसिव होगा। स्पेशली कि इस पीरियड में, 15 साल 20 साल के अंतर इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ा है, उसके कारण ये जो चेंज आएंगे, ये इनइक्वालिटी को और बढ़ाएंगे, ये वो घटाएंगे नहीं। तो एक तरह का दास्ता, टेक्नो फ्यूडलिज्म, कोई बोल रहा है टेक्नो डिजिटल फ्यूडलिज्म, टेक्नो फ्यूडलिज्म है, टेक्नो स्लेवरी, ये सब भी डार्क डिस्टोपिक चीज़ हो सकता है। उसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, और अपने आप में नहीं, इट विल बी डिटरमिन्ड विद इन जो सोशल रिलेशन हमारा जैसे शिफ्ट करेगा, उस हिसाब से आएगा। दीज आर द 4 ट्रेंड्स विच इसको कैसे देखें इसके अंदर, which will be documented for sure. and the documentation that will be what they will take as the evidence of these changes will be interesting and important, है ना? Correct. जैसे अगर सरकार के लिपि में आर्काइव्स बनता है, सरकार जो लिखते हैं वो आर्काइव्स बन रहा है, पर क्लाइमेट चेंज का आर्काइव्स कहाँ है? बट एक इशू हम जाना था, बिकॉज हिस्टोरियन, मैं भी हिस्टोरियन की तरफ से बोल रहा हूँ। हिस्टोरियन जब इतिहास का जब देखते हैं, वो
देखते हैं कि उस वक्त के लोग कैसे सोच रहे थे, उस वक्त के लोग कैसे सोच रहे थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी, वो क्या शब्द यूज़ कर रहे थे, क्या हम उसको देखने के लिए अपना शब्द यहाँ से उठा के दे रहे हैं। ये एक तरह सा हिस्टोरियन जो है, इतिहासकार, एक एनाक्रोनिज्म के तरफ जाता है कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या वो उस वक्त का क्वेश्चन था, क्या मैं जो पूछ रहा हूँ अच्छा भाई वहाँ चाइल्ड लेबर बहुत था, चाइल्ड लेबर, पर जो उस वक्त शायद चाइल्ड लेबर को लोग चाइल्ड लेबर ही नहीं समझते थे, वो समझते थे कि वो फैमिली में है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इतिहासकार, हिस्टोरियन इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से वो अपने क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर 100 साल के बाद हमारे कंटेम्प्रेरी पीरियड के बारे में पूछेंगे लोग, या इतिहासकार देखेगा तो पूछेगा क्या क्या लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, तो पॉलिटिक्स में क्या लैंग्वेज हो रहा है, या इकोनॉमिक्स में क्या लैंग्वेज हो रहा है, क्या सोशल स्फीयर में क्या लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, किस तरह की चीज़ लैंग्वेज कैसे शिफ्ट कर रहा है, वो देखेंगे। तो उसमें एक चीज़ पूछेंगे कि क्या हमारे वक्त का लैंग्वेज क्या है, पॉलिटिक्स को दिखाने का लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज जो मैं समझ रहा हूँ, हम मार्क्स का एक बहुत बढ़िया था 1848 का रेवोल्यूशन, और उसके बाद 1851 में यूरोप में और फ्रांस में नेपोलियन का भतीजा फिर से एम्परर बन गया, लुई नेपोलियन। तो मार्क्स उसके बारे में, ये जो बना 1848 और 51 के बीच में जो चेंज हुआ, उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते थे कि जब बहुत बड़ा चेंज हो रहा है तब भी लोग पुराने भाषा में बात करने लगते, पुराने भाषा, वो अभी भी रोमन लैंग्वेज, रोमन एम्पायर के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, जैसे हमारे देश में भी और हमारे पॉलिटिक्स में भी ऐसी है। बट बड़े बड़े बात है आज के समय का क्या बात है या क्या लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड कि हम जो जिस स्थिति में जा रहे हैं उसको समझने के लिए क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। एक लैंग्वेज है कि we are going through, say, one is fascism, जो सब कुछ देख रहे हैं कि सारे विश्व में एक राइट विंग की तरफ बढ़ा है, और इसका कारण लोग सोच रहे हैं क्या है। एक लैंग्वेज था कि वो लैंग्वेज उसको बोलते थे पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म के कैसे समझेंगे कि ये यूरोप में, चाइना में, अमेरिका में हर जगह इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि वो गरीब के बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, मगर एक तरफ बहुत ही कम, बहुत ही मतलब जैसे क्या कहते हैं अरबपति या खरबपति, उनका सपोर्ट कर रहे हैं मगर बात कर रहे हैं गरीबों का या नॉर्मल पीपल का, उन्हीं के नाम से कह रहे हैं भाई देखो बांग्लादेश मुस्लिम आके तुम्हारे नौकरी ले रहा है, या मेक्सिको से लोग आके तुम्हारे नौकरी ले रहे हैं, और वो जो वर्किंग पीपल है उनको उस लैंग्वेज में फंसा रहे हैं। तो ये एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है, और उसको हम क्रिटिकली देखना चाहिए। हम कैसे क्रिटिकली देखेंगे जबकि हम खुद उसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं देखो वो चल रहा है, ये अभी ये फिर फैसिज्म की तरह आ रहा है। ये हो गया फैसिज्म, मतलब नाज़ी ज़मीनी या इटली में जो हुआ था वो उस वैसे ही हो रहा है। मगर ये एक लेसन है हिस्ट्री का, जो कि 100 साल के बाद भी वही लेसन होगा कि जो चीज़ हो रहा है वो कभी कभी डायरेक्टली एकदम रिपीट नहीं हो रहा है, कभी नहीं डायरेक्टली रिपीट होगा। इतिहास में बहुत चीज़ें आगे बढ़ जाते हैं, मगर कभी कभी उसका जो क्या कहते हैं बाह्य रूप है, फॉर्म है, वो सेम रहता है, मगर कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है। और कभी कभी कंटेंट सेम रहता है और फॉर्म चेंज हो जाता है। हिस्टोरियन को बहुत मुश्किल होता है इस देखने के लिए, क्या जो लगता है भाई सब वैसे ही चल रहा है, सेम है, बहुत कंटिन्यूटी वही चल रहा है, मगर या आपको बोलते बहुत ज़्यादा चेंज हो, जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हमें लगता है। बट कभी कभी ये दोनों का बाह्य रूप और अंदर का जो कंटेंट है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो हमें अच्छा से देखना है।
तो अभी क्या है, लैंग्वेज हम जो देख रहे हैं, फैसिज्म की तरह तो नहीं हो रहा है। वो फैसिज्म का जो ये था वो नहीं होगा, उसका बहुत स्वरूप अलग हो रहा है। तो मगर उसी वो एलिमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमारे इंडिया में इसको कह रहे कि इमरजेंसी और डेमोक्रेसी, मतलब इमरजेंसी को लेके हम बात करते हैं कि हम अभी भी हम उससे मुक्त होके हमारा लिबरेशन हो गया, क्योंकि इमरजेंसी ने हमारा डेमोक्रेसी को तोड़ दिया था और हम अभी जो है उससे निकल आए हैं ना। ये जो लैंग्वेज, वो इमरजेंसी का लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, उसका कारण है एक तरफ छिपाना कि हम एक्चुअली इमरजेंसी की तरह दुनिया में रह रहे हैं। उसको कहने कि भाई तुमको मिल गया, तुमको हमने लिबरेट कर दिया। या जैसे कोई एक्ट्रेस जो है, क्या नाम है उनका, वो कह रही थी कि 2014 के बाद ही हमें मिला है आज़ादी 2014 के बाद ही मिला है। वो एक तरह से सही कह रही थी कि उनको आज़ादी 2014 का मिला, क्योंकि उनके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो कॉन्सेप्ट मिला है कि वो पूरा था एक तरह से, वो मतलब स्लेवरी था, मतलब दास्ता था जो कि 1000 साल पहले मुसलमानों का आने के बाद से चल रहा था। अब उससे हम आज़ादी लाए हैं, तो उसमें ब्रिटिश का वो कॉलोनियलिज्म का इतना कोई महत्व नहीं है। वो सब उसी के अंदर आते हैं, 1000 साल क्या ये क्यों। तो इमरजेंसी का लैंग्वेज यूज़ करके आप क्या दिखा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं कि आप जो अभी का जो चल रहा है ये, जिसमें कि बहुत सारे जो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था वो हो रहे हैं। इमरजेंसी में इस तरह से मास किलिंग या लिंचिंग या सपोर्ट फॉर overt community or degradation of one community. This was not there in emergency. There were several other things. Political prisoners, political party को बंद किया गया था, बट कोई ये तो वैसे नहीं था। तो मगर अब हम उसको देख रहे हैं, उसके लिए वही क्यों नहीं, देखो कोई तो जेल में नहीं, बट फैक्ट इज दैट सो मेनी ऑफ नॉट नेसेसरली पॉलिटिकल, बड़े पॉलिटिकल लीडर, बट masses of young students and young social activists who have been jailed and have been kept there. So the language of emergency is used to hide this particular or to divert attention from the real conditions of political illiberalism that we are living in, or political oppression that is felt. एंड उसकी लैंग्वेज को हमें चेंज कर देते हैं। कैसे उसको एक बार इमरजेंसी के साथ तुलना करने से हम उसको और हम यूज़ कर नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते कि भाई ये जो चल रहा है वो इमरजेंसी से भी ख़राब था, क्योंकि इमरजेंसी इज़ द वर्स्ट। एक बार लैंग्वेज एक बेंचमार्क हो गया है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ, क्रिटिकली देखें तो लैंग्वेज ऑफ फैसिज्म इज़ नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज ऑफ जो फैसिज्म है, ये अभी का जो चल रहा है उसको समझने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा नया सिचुएशन में हो रहा है। तो ये उसको क्या कहना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अभी है कि क्या ये ऑथोरिटेरिज्म कहना चाहिए या इसको फैसिज्म कहना चाहिए। ये केवल लैंग्वेज की पॉलिटिक्स नहीं है, सिमेंटिक्स नहीं है, इसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का भी है। किस तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट्स होना चाहिए जो कि इस चीज़ को चेंज करेगा। काफी लोग इस टाइम को इलेक्टेड ऑटोक्रेसी या वो भी कह रहे हैं इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। देयर आर सो मेनी वेज ऑटोक्रेसी। इट ऑल्सो मीन्स ईच वर्ड हैज़ ए मीनिंग। मगर फैसिज्म है तो उसके खिलाफ सबका एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। और कभी कभी जो अंतर्द्वंद है उसको वो आगे हो जाता है कि नहीं फैसिज्म नहीं है, ये ऑथोरिटेरिज्म है, तो इसलिए किसी के साथ मिलना है और सबके साथ नहीं मिलना है। ये भी पॉलिटिकल टैक्टिक्स और लैंग्वेज, बट हिस्टोरियन विल नॉट बी caught by that language, it will try to look at something which is happening and try and see the languages, the debates जो लैंग्वेज में चल रहा है अभी, अपने आप को और कंटेम्प्रेरी इंडिया को या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझने के लिए जो लैंग्वेज डिस्कोर्स चल रहा है, और 100 साल के बाद क्या होगा उस लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट,
उन दोनों के बीच में एक अंतर संबंध या एक तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके तब जाके होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि नाइदर द लैंग्वेज ऑफ इमरजेंसी नॉर द लैंग्वेज ऑफ न्योलिबरलिज्म नॉर द लैंग्वेज ऑफ फैसिज्म इज इनफ टू डिस्क्राइब What is विल नॉट बी एडिक्वेटली, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में है। और वो 4 चीज़ों पे आप श्योर है कि ये 4 चीज़ें डॉक्यूमेंट होगी? हो रही है, बट वो उसकी आर्काइव कहाँ होगी मुझे पता नहीं। हम तो इतिहासकार अभी भी वो डॉक्यूमेंट्स के आर्काइव्स में देख रहे थे, हाँ, कि वो दस्तावेजों में रहेगा। अब दस्तावेज कहाँ है, उसके लिए हम कहाँ खोजें? अब जब क्लाइमेट चेंज को कहाँ खोजें? इन द पैटर्न ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, इन रॉक का स्टेट में चेंज है। There will be new archives which are going to come up for both for technology, for this will be new archives that the historian will be looking at. So आप जो कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, हम जिसको कर रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, बट एंड वो हो सकता है कि एवरीथिंग विल बी रिमेंबर्ड, सब कुछ याद रखा जाएगा, वो ये भी हो सकता है। बट ये भी हो सकता है, अब जानते हैं कि सब कुछ याद रखना भी एक तरह से एक बीमारी है। रिमेंबरिंग, बोर्खेस का बहुत फेमस कहानी है, उसका नाम है, एक आदमी फ्यूनस मेमोरियस उसका नाम था। वो आदमी एक बार गिर गया अपने ये से, बट उसके घोड़े से गिर गया तो उसको सब कुछ याद आया। मतलब वो ऐसा याद आया कि वो अगर बैठ जाता है कहीं और एक दिन सोचता है एक दिन के बारे में, तो हर पल उसको याद आता है। अगर एक पेड़ को उसने देखा, पेड़ को सोचने लगा, तो हर पेड़ का हर पत्ता और उसको याद आता है, और ऐसा याद आता है कि वो कुछ कर नहीं पाता है। अगर सब कुछ याद रखेंगे तो हम वो भी एक तरह से, अभी जो टेक्नोलॉजी और जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, लगता है कि सब कुछ याद रखा है, बट वी नो वेरी वेल so quickly it will be forget, and there is a evolutionary cost or evolutionary premium in forgetting. अभी भी रिसर्च जो मेमोरी और इसके मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस के बारे में जो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च है, वो दिखाता है कि जिस तरह से रिमेंबरिंग होता है, फॉरगेटिंग भी इस तरह से है। मतलब ये रिमेंबरिंग इज नॉट एब्सेंस ऑफ फॉरगेटिंग। रिमेंबरिंग और फॉरगेटिंग एक तरह से एक ही तरह का प्रोसेस, उसमें डेंड्राइट्स निकलते हैं, नया डेंड्राइट्स तो हम रिमेंबर करते हैं, और डेंड्राइट्स नहीं निकलते हैं उसी जगह से, तो हमें लगता है कि वो फॉरगेटफुलनेस आ गया। तो फॉरगेटिंग का, अब अगर रिमेंबरिंग और फॉरगेटिंग एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं है या एक्सक्लूसिव नहीं है म्यूचुअली, तो हम इतिहासकार जो है डबल काम करना पड़ेगा, उसको कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ेगा। अर्नेस्ट रेनान एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और राइटर थे, जिसने पहले नेशन के बारे में लिखा, नेशन, राष्ट्र क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी ऐसे को बांग्ला में लिखा, नेशन की, और उसमें एक चीज़ अर्नेस्ट रेनान ने बोला था, वो फ्रेंच थे, ये 1875 के 1871 में फ्रांको प्रशियन वॉर हुआ, बहुत भयानक, बहुत वो एक ही वॉर हुआ, बहुत बड़ा वॉर हुआ। फ्रांस और जर्मनी का तो बहुत पुराना। तो उन्होंने एक चीज़ लिखा कि देखो, नेशन वो नहीं बनता जो याद करता है, याद तो करेंगे मगर उसको भूलना भी पड़ता है, कुछ चीज़ों को भूलना पड़ेगा, तब जाके वो नेशन बनता है। तो हमें जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनेंगे, वो खाली सब कुछ याद रखेंगे नहीं, वी हैव टू फाइंड वेज टू फॉरगेट ऑल्सो। कुछ चीज़ों को अच्छा से भुलाना पड़ेगा, हाँ, तो जाके फिर से कुछ नया चीज़ कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी एक मैं अभी तो जो कह रहा हूँ उसको एग्जाम्पल से नहीं दे सकता हूँ, मगर मेरे सामने जो है कि भारत पाकिस्तान या ये जो हिंदू मुस्लिम, ये जो लड़ाई को याद कराने की जो अभी प्रक्रिया चल रही है इतिहास में, इतिहास लेखन की, इसको याद रखो। पार्टीशन को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतने लोग मारे गए, करोड़, वो याद रखो। ये जो आपको खुरेद के याद रखाना पड़ता है, कभी कभी होता है कि उसको भूलना भी पड़ेगा।
और भूलना मतलब एक्टिव फॉरगेटिंग. You have to forget in order to go beyond. नहीं तो फॉरगेटिंग तो फिर इवोल्यूशनरीली नहीं होता ना. ये खाली लगता है कि एक तरह से इवोल्यूशनरी फॉरगेटिंग इज़ वेरी पावरफुल, इज़ ए गुड पार्ट ऑफ इट, इज़ गुड पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो. तो ये चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ों को भी भूलना पड़ेगा. क्या भूलेंगे इस समय का, मुझे लगता है क्या भूलेंगे, कुछ नया चीज़ें आ जाएंगी वो याद करें. बट मुझे लगता है जो चीज़ें याद करेंगे, जो ट्रेंड्स याद करेंगे, कुछ ट्रेंड्स को हमें भूलना पड़ेगा. उसमें सबसे बड़ा जो लग रहा है ये जो जिसको हम कहते हैं एथनिक और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, उस जो कॉन्फ्लिक्ट को जिसका वो ज़रूर भूलना पड़ेगा, ज़रूर भूला जाएगा. और ये मेरा होप है कि इस तरह की भूलने से या उसको ये एक चीज़ है. बट बहुत और सारे चीज़ है जिसको बोलना पड़ेगा पढ़ के, ताकि नया ह्यूमन कम्युनिटी बनेगा. अब मुझे पहला लगता है कि 100 साल के बाद एक चीज़ तो ज़रूर बदल गया होगा, वो है पूंजीवाद. ज़रूर बदल गया होगा. बदल गया मतलब ख़त्म हो गया होगा, मगर क्या आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा. मेरे खाली होप है कि पूंजीवाद के बाद जो आएगा, जो समाज आएगा, वो बहुत वो अच्छा समाज आएगा, और ना कि और इससे भी भयंकर. और मतलब आप भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लोग आगे जाके सिर्फ 2 घंटा दिन में काम करेंगे. मैं भी सोच रहा हूँ कि 2 घंटा भी नहीं हो सकता, काम ही ना करना पड़े. बट काम विल नॉट बी लाइक पेड वर्क ना. हम भी ये सोच रहे हैं कि वो हम आपकी तरह हों, लोगों को हंसे और हमारी तरफ हो. वर्क विल बी सेल्फ एक्सप्रेशन. ये नहीं कि काम करें ताकि आपको ज़िंदा रहने के लिए करना ही ज़रूरी होगा. वो नहीं होगा. वो ज़रूर तो आ गया है, क्योंकि हमारे समाज में इतना मतलब है कि हमें इतना 12 घंटा 14 घंटा काम करके नहीं करना पड़ेगा. जैसे चाइना में करे जा रहे 16 घंटा 17 घंटा काम करें ताकि छोटा टॉयज़ पैदा करे अमेरिका में डॉलर स्टोर में बेचने के लिए. ये क्या है, ये कौन सा समाज का ये है? क्यों काम करे 16 घंटा 17? आईफोन प्रोड्यूस करने के लिए 15 घंटा 16 घंटा वो ये करे. ये सब घटेगा. बट मैं नहीं जानता हूँ कैसे घटेगा, मगर गांधी जी ने जो बोला था वो सही है कि अगर हम खाली अपना एनॉर्मस एक्सपेंशन, अपना नीड को बढ़ाते जाए, उसके लिए तो दुनिया काफ़ी नहीं है. अगर आपको देयर इज़ इनफ फॉर पीपल्स नीड बट नॉट इनफ फॉर पीपल्स ग्रीड. और एलन मस्क तो अभी कह रहे हैं कि बाहर एक दुनिया में, वहाँ मार्स में जाएंगे, वो लोग रहेंगे मार्स में. मगर वहाँ भी उनको कोई तो वो क्या खाली रोबो सेल्फ ड्राइविंग कार से रह जाएंगे? उनका प्रॉफिट कैसे बनेगा वहाँ? वो कैसे रहेंगे? मुझे लगता है उनको कुछ दास चाहिए, स्लेव्स चाहिए. वो स्लेव्स लेके जाएंगे यहाँ से, तभी जाके बना सकते हैं. वो एक बड़ा डेंजरस डिस्टोपिया है, बट वो एक चीज़ है. बट मुझे लग रहा है कि दीज आर साइंस. ये साइंस है कि कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का बहुत सारे चीज़ें बहुत अब पूरा दिख रहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और ये ख़त्म हो जाएगा सब 100 साल में. ज़रूर ख़त्म हो गया, अच्छा होगा. ये मेरा क्या कहते हैं, विशफुल थिंकिंग हो सकता है, बट आई थिंक दिस हैज़ टू गो. अदरवाइज बाबरिज्म एंड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के सिवा और कुछ नहीं है इसके. जो हो रहा है, जैसे गाज़ा में हो रहा है, इस तरह की चीज़, और मैंने यू कैनॉट लिव विथ इट फॉर एवर. हर रोज़ 60 70 100 बच्चे मरेंगे. हम कब तक इस जिंदा रह के देखेंगे इसको? कुछ तो चेंज होगा. ये थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू कुणाल. थैंक यू. वी गुड.